हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर डेली 20 डॉट सीरीज। इस सीरीज़ में हम डेली के 20 क्वेश्चन करते हैं जो आपके साइकोलॉजिकल नॉलेज को बढ़ाते हैं। और आज की स्पेशल क्लास है वो है लर्निंग स्पेशल, यानी आज के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो अधिगम पर आधारित होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई 5 वर्ष की लड़की है जो टी शर्ट की तय करते हुए अपने आप से बात करती है कि लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। यानी 5 वर्ष की लड़की है, वो टी शर्ट समेट रही है और वह खुद से बात कर रही है, खुद से अपने आप से बात कर रही है। तो इसके लिए कौन सा सही है? ऑप्शन ए, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा एवं लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन। यानी खुद से बात करना जीन पियाजे मानता है कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया है और लेव वाइगोत्स्की है वो मानते हैं कि ये खोजबीन है। तो लेव वाइगोत्स्की ने खोजबीन और जीन पियाजे ने ऐसा नहीं कहा है। बी ऑप्शन, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, यानी वो अपनी माँ के अनुकरण से सीखे हैं। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अह केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। तो अह केंद्रित प्रकृति के बारे में जीन पियाजे ने कहा है, लेकिन लेव वाइगोत्स्की ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। जीन पियाजे इसे अह केंद्रित भाषा कहेगा। हाँ जी, जीन पियाजे ने खुद से बात करने को क्या कहा है? ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है। और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा के क्रियाओं के नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। जीन पियाजे ने खुद से बात करने को ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है और लेव वाइगोत्स्की है खुद से बात करने को प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग संकेत करता है। लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसमें एक स्कैफोल्डिंग वर्ड यूज किया है। तो ये क्या है? अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता, छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारण पता लगाना। तो स्कैफोल्डिंग क्या है? जो मैच्योर हैं, जो ज्ञानी बंदे हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके द्वारा अस्थायी सहायता प्रदान करना किसी शिक्षार्थी को, किसी जरूरतमंद को, तो उसको कहेंगे स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यक्त अधिगम का संपर्त्य का वर्णन अपने सिद्धांत में किसने किया? अव्यक्त अधिगम का कॉन्सेप्ट किसने दिया? इसको ये साइन लर्निंग भी का पार्ट है, यानी साइन लर्निंग भी इसका दूसरा नाम है। तो ये किसने दिया था? टोलमैन ने दिया था संज्ञानवाद में। नेक्स्ट है, निम्न में से मत है जो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। कौन सा है जो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? इनसाइट थ्योरी को किसकी है? वो है गेस्टोलवाद। और गेस्टोलवाद किस में पढ़ते हैं हम? संज्ञानवाद में। तो आंसर हुआ डी। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के संदर्भ में सही है? जो करेक्ट है उसको देखना है। बच्चों के द्वारा की गई त्रुटियों से संकेत मिलता है कि किसी भी प्रकार का अधिगम नहीं हुआ है। ये गलत है। अधिगम का पार्ट है त्रुटियां, तो ये गलत है। अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक एवं संतोषजनक हो। हाँ जी, जब भावनात्मक रूप से संतोषजनक एवं सकारात्मक हो तभी वातावरण में, ऐसे वातावरण में अधिगम प्रभावी होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, अधिगम के स्तर पर अधिगम भावनात्मक कारकों से नहीं प्रभावित होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। भावनात्मक कारकों से प्रभावित होता है, संवेगों से प्रभावित होता है। अधिगम मूल रूप से मानसिक गतिविधि है। सिर्फ मानसिक गतिविधि कहना गलत है। मानसिक के साथ में क्या क्या है? ये सामाजिक गतिविधि भी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है अधिगम के बारे में कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? यानी किस प्रकार की विधि है वो बच्चों को सीखने के लिए कैपेबल बनाएगी? संवाद करना, व्याख्यान देना, पुरस्कार देना, निर्देश देना। पुरस्कार ये है एक बाह्य मोटिवेशन है, बाह्य अभिप्रेरणा है, तो ये इतनी कारगर नहीं होती, इसकी बजाय आंतरिक। व्याख्यान इतना
कैपेबल नहीं बनाता बच्चों को जितना कि संवाद के द्वारा, क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के अंतर्गत आता है, यानी संवाद के द्वारा बच्चों को सीखने में सहायता मिलती है और वो ज्ञान का निर्माण खुद करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंकन कार्य है यानी टाइपिंग है, कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं किया जाए टाइपिंग का तो वे भूल जाते हैं। ये किस सिद्धांत के अनुसार है? यानी अभ्यास नहीं हुआ तो क्या हो गया? भूल गए। तो हमने जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, तो उसके अनुसार जो तीसरा उसका नियम था, क्या था? दूसरा नियम, मुख्य नियम, अभ्यास का नियम, यानी अभ्यास जिसका करेंगे वो आपके संज्ञान में रहेगा और जिसका डिसयूज होगा, उपयोग नहीं होगा, वो भूल जाएंगे। तो ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट, टोलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत के अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको क्या बोलते हैं? साइन लर्निंग। और साइन लर्निंग को और क्या कहते हैं? चिन्ह गेस्टोल्ट सिद्धांत भी कहते हैं, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत के नाम से भी, और सह प्रयोजनवाद, व्यवहारवाद। ये एक विशुद्ध व्यवहारवाद का एग्जाम्पल है। तो डी इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना अक्षर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किस चिकित्सा से संबंधित है? यानी पढ़ने में कठिनाई और चाक्षुष स्मृति है, उसका भी ह्रास किससे है? डिस्कैल्कुलिया से, डिस्प्रेक्सिया से, डिस्ग्राफिया से, डिसलेक्सिया से। डिस्कैल्कुलिया क्या है? गणित के जो इजी क्वेश्चन है उनको सॉल्व नहीं कर पाना। डिस्प्रेक्सिया और डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने में। और डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत व्यवहार कौन सा नहीं है? जो नहीं है उसको कांटा लगने पर पैर हटाना, हाथ पैरों का चलना, भोजन करना, खड़े खड़े इधर उधर चहलकदमी करना। क्रिया प्रसूत व्यवहार जो बिना किसी कारण से हो रहे हैं, जो कौन सी अनुक्रियाएं जो बिना किसी कारण से हो रही है, वो होती है क्रिया प्रसूत व्यवहार। तो कांटा लगने पर पैर हटाना ये बिना किसी कारण के नहीं हो रहा, बल्कि ये एक रिफ्लेक्स रिएक्शन है, कांटा लगने पर पैर का हटना। बाकी सभी क्या हैं? बाकी सभी क्रिया प्रसूत व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास का परिणाम होता है, यानी भाषा विकास किसका परिणाम होता है? तो स्किनर ने कौन सा दिया था? क्रिया प्रसूत, और इसने पुनर्बलन पर फोकस किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? जो सत्य है उस पर टिक करना है। ऑप्शन ए, सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं होता है। गलत है, ये पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। एक सीखना एक निष्क्रिय नहीं है, ये एक्टिव प्रोसेस है। सीखना कौशलों का संचय के समान है, नहीं, कौशल का संचय अलग होता है और सीखना अलग होता है। कौशल का तो अनुकरण के द्वारा हम सीख सकते हैं, लेकिन एकदम जो जब हम अधिगम की बात करें तो सिर्फ कौशलों की बात नहीं कर रहे, वो किसी फैक्ट के बारे में, किसी नियम के बारे में, या किसी बोध। सीखना का मतलब ज्ञान का निर्माण कैसे किया जाता है, ये सीखना है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। जी, सामाजिक क्रियाओं के द्वारा सुविधा प्रदान होती है लर्निंग में। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रथम सोपान है अभिप्रेरणा या फिर तैयारी, इस प्रकार का। तो सामान्यीकृत आवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। अभिप्रेरणा यानी उत्तेजना या फिर अभिप्रेरणा प्रथम सोपान है अनुबंधन की प्रक्रिया में। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा रेगिस्तान का लक्षण, यानी पढ़ने एवं समझने में कठिनाई है तो पठन, लेखन, गणितीय या गति समन्वय। तो कौन सी है? पठन डिसलेक्सिया से संबंधित प्रॉब्लम है, पठन अक्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम वक्र जो लर्निंग कर्व की बात करते हैं उससे रिलेटेड है। प्रारंभ में सीखने की तीव्र होती है, यानी देखते हैं कि सीखने की गति है प्रारंभ में तो तीव्र है, बाद में धीरे धीरे मंद हो जाती है। इसको क्या कहेंगे? किस प्रकार का वक्र है? उन्नोत्तर, नतोदर, या फिर वक्र नहीं है, या फिर मिश्रित। मिश्रित यानी असकार का। तो कौन किस प्रकार का है? जब पहले तो तीव्र होती है और बाद में धीरे हो जाती है, तो इसको बोलते हैं नोत्तर। अब जब उन्नोत्तर और नतोत्तर मतलब पहले धीरे है फिर तीव्र हो रही है, ये है इस टाइप का वक्र।
ये है इस टाइप का, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अंतर्दृष्टि पैदा होने के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, जो करेक्ट नहीं है। ध्यान रखना, जब नहीं सही का पूछा है या नहीं का पूछा है, गलत का पूछा है, ध्यान रखना है इस पर। अंतर्दृष्टि अचानक से पैदा होती है, हाँ जी, अंतर्दृष्टि क्या होती है, सूझ है वो अचानक से पैदा होती है। अंतर्दृष्टि सही प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करती है, हाँ जी, प्रत्यक्षीकरण है वो एक कारक है जो अंतर्दृष्टि को प्रभावित करता है, सही प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करती है। हमने लर्निंग के जो थर्ड पार्ट था उसके अंतर्गत पूरा कंप्लीट किया है। अगर आपको देखना है तो आप कंप्लीट साइकोलॉजी के लर्निंग का जो थर्ड पार्ट है उसमें देख सकते हैं। अंतर्दृष्टि तब पैदा होती है जब किसी व्यक्ति में विभिन्न अंगों के बीच संबंध हो, हाँ जी, संबंध भी, सिमिलरिटी भी चाहिए, संबंध भी चाहिए, तभी अंतर्दृष्टि पैदा होती है। अंतर्दृष्टि धीरे धीरे नहीं अचानक पैदा होती है, जैसा ऑप्शन में ए में है, तो ये गलत है, यही आंसर होगा। निम्न में से कौन सी अवस्था संपत्तियों को संपूर्ण विकास की अवस्था है पियाजे के अनुसार। पियाजे ने 4 प्रकार की अवस्था बताई है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। पहली है सेंसरी मोटर यानी इंद्रिय अवस्था, पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक, ये दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इनमें से ये क्वेश्चन में ये है कि संप्रत्यय का पूर्ण विकास, संप्रत्यय निर्माण करना शुरू हो जाता है वो किसमें, मूर्त संक्रियात्मक में। लेकिन कॉन्सेप्ट जब बनना शुरू हो गया तो संपूर्ण विकास किसमें होता है, सभी प्रकार का संपूर्ण विकास है वो लास्ट स्टेज में मिलता है यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूलभुलैया में चूहों पर टोलमैन द्वारा किए गए प्रयोग का उद्देश्य का अध्ययन करना है। टोलमैन ने जो साइन लर्निंग दी थी उसमें चूहों पर प्रयोग किया था, चूहों पर मेज के अंतर्गत प्रयोग किया था, उसका किस बारे में अध्ययन करना है, तो इसका जो अव्यक्त या फिर साइन लर्निंग का अध्ययन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूप है यानी स्कीम है, उनका समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन या फिर संतुलन। संतुलन के बारे में किसने बताया था, वो बताया था जीन पियाजे ने, तो ये लेव वाइगोत्स्की से नहीं है। मानसिक स्कीमा और इनका समायोजन ये भी जीन पियाजे का है, ये भी लेव वाइगोत्स्की से नहीं है। उद्दीपन अनुक्रिया के बारे में नहीं कहा था, इन्होंने सामाजिक अन्योन्य क्रिया है इन पर फोकस किया था। सामाजिक जो इसमें योगदान है उसका बताया था संज्ञानात्मक विकास में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्रिया प्रसूत अनुबंधन के मूल मंतव्य का वर्णन करता है, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन है उसका वर्णन कौन कर रहा है। ऑप्शन ए, उपयुक्त परिस्थितियों में कोई प्राणी कोई भी अनुक्रिया करना सीख सकता है। कोई प्राणी कोई भी अनुक्रिया करना सीख सकता है ऐसा नहीं बताता है, बल्कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन ये कि किसी भी प्रकार की क्रिया है उसके बाद में यदि अच्छा परिणाम मिल रहा है, पुनर्बनन मिल रहा है, तो वो सीखी जा सकती है। प्राणी उन अनुक्रियाओं के निर्गत करना सीख लेते हैं जो उसके लिए अधिकतम लाभकारक हो, यानी उसके लिए लाभ मिलेगा तो वो अनुक्रिया सीख लेंगे, तो ये सही है। नेक्स्ट है कि व्यवहारों का रूपांकन उनके अपने परिणामों के द्वारा होता है, नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं स्किनर। व्यक्ति केवल तभी सीखते हैं जब वे सीखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो क्या किस पे क्रिया पर प्रसूत प्रकार की अनुक्रियाएं हैं उनके द्वारा जब उनको पुनर्बलन मिलता है तभी सीखते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर लिख के उसका क्या डाउट है ये कमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार की जो लेक्चर वीडियो या फिर MCQ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।